अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्लास। ये क्या हो रहा है? ओह, ईद। आई जस्ट रियलाइज्ड ईद आ गई है, राइट? ईद मुबारक टू यू इन एडवांस। और शायद हमें 2 दिन की ब्रेक भी लेनी पड़े, बट इंट्रो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे लेंस करेक्शन को। अब हर ऑप्टिकल लेंस के अंदर डिस्टॉर्शन होती है। अब डिस्टॉर्शन आपके पास 2 तरह की होती है। एक आपके पास होती है बैरल डिस्टॉर्शन और दूसरी आपके पास होती है पिन कुशन डिस्टॉर्शन। अब जो बैरल डिस्टॉर्शन होती है वो आपके पास एक फिश आई इफेक्ट देती है, जिसमें आपकी इमेज थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई लगती है, जबकि जो पिन कुशन डिस्टॉर्शन होती है वो थोड़ा अंदर की तरफ हुई होती है, तो वो फिश आई के ऑपोजिट इफेक्ट देती है। अब ये दोनों डिस्टॉर्शन आप करेक्ट कर सकते हैं अपने लेंस करेक्शन के अंदर। तो आ जाइए मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर। ओके, सो ये एक पिक्चर है जो कि मैंने नारान कागान के अंदर ली थी। अब अगर आप ठीक डिटेल टैब के नीचे आए तो आपके पास लेंस करेक्शन होगा। लेंस करेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक प्रोफाइल और एक मैनुअल का ऑप्शन होता है। और उसके नीचे आपके पास, इस वक्त हम प्रोफाइल पर रहेंगे, और प्रोफाइल में आपके पास क्रोमैटिक एबरेशन होती है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। लेकिन उसके नीचे अगर आप आ जाएं तो आपके पास है इनेबल प्रोफाइल करेक्शन। अब प्रोफाइल करेक्शन बेसिकली करती है कि आपके लेंस के अंदर जो भी इनके पास अवेलेबल डाटा होगा उसको यूज़ करते हुए करेक्शन देती है। तो बेसिकली होता ये है कि जो लेंसेज होते हैं उनमें ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होगा जितने नए DSLRs या कैमरास हैं। आपके पास 2 ही वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली लाइटरूम के पास वो डाटा अवेलेबल ना हो। एक पहली वजह ये कि जो लेंस आप यूज़ कर रहे हैं वो लेंस बहुत पुराना है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि कैमरा बॉडी और लेंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपके लेंस के अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है और वो कैमरा की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो जो तस्वीर खींची जाएगी उसमें पिक्चर में डिटेल मौजूद नहीं होगी कि वो कौन से लेंस से ली गई है, जिसकी वजह से लाइटरूम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके कैमरा में वो फंक्शंस हों। ज़्यादातर जो आजकल नए कैमराज होते हैं उनमें होते हैं। अब नीचे आ जाइए स्क्रीन पे। तो अगर इस वक्त मैं इस पिक्चर पर क्लिक करूं तो आपको कोई इतना ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। अगर मैं इसको बैक करूं, अभी आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ फोकस कीजिए इस साइड पर और इस साइड पर। अगर आप अभी मैं इसको मार्क करता हूं, ये देखिए, तो ये चेंज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसमें प्रोफाइल करेक्शन की ज़रूरत थी। अब मैंने इसके लिए अपना लेंस यूज़ किया, मैंने नाइकॉन का कैमरा यूज़ किया था DSLR, और मैंने अपने लेंस की जो इन्फो है वो यहाँ पर डाली। अब अगर आपका ये ऑटोमेटिक नहीं कर रहा तो आप इधर आकर चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप मेक में जाएं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मेरा नाइकॉन था कैमरा, तो मैंने नाइकॉन को चूज़ किया। आप मॉडल में आएंगे और मॉडल में आपके पास फिर उसके बहुत सारे ऑप्शन होंगे। इनके पास मॉडल में यही ऑप्शन है, सो मेरा ये वाला ऑप्शन था, मैंने इसको चूज़ किया। और उसके बाद प्रोफाइल आप देख सकते हैं, मेरे पास ये बेसिक एक ही प्रोफाइल है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़्यादातर पिक्चर्स के अंदर यही वाली सेटिंग्स होंगी, मतलब आपने उसी DSLR से लिया और ये सेटिंग ज़रूरी हैं, तो आपने ठीक यहाँ पर आना है जहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। अगर आप इस पर आएँ और यहाँ पर एक ऑटो ऑप्शन है, ऑटो अक्सर काम नहीं करता, मैंने तो यही नोट किया है। ओके, सो आप यहाँ पर कस्टम पर देखें, डिफ़ॉल्ट पर आप आएँ तो डिफ़ॉल्ट पर ये आपको यहाँ पर सेव न्यू लेंस प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट्स नहीं देगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट मैंने सेटिंग यूज़ की हुई है अपने कैनन के लिए, नाइकॉन के लिए। तो अगर मैं ऑटो पर आऊँ तो ऑटो अक्सर काम नहीं करता इतना परफेक्ट, तो मैं आपको बोलूँगा आप डिफ़ॉल्ट पर हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं बनाया तो आप कस्टम पर होंगे, जिसका मतलब ये है कि ये आपने इसकी सेटिंग इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए की होगी। तो आपने ठीक कस्टम पर रहना है, और आपने मैं रीसेट कर रहा हूँ यहाँ पर, और आपने ठीक कस्टम पर रहते हुए यहाँ सेव न्यू लेंस प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट्स, अगर आप इस पर क्लिक करें तो अब ये वाली सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। तो अगर मैं इसको अनचेक करूँ इस वक्त और मैं दोबारा इस पर आके चेक लगाऊँ तो ये डिफ़ॉल्ट
पर मुझे सेटिंग्स देगा और डिफ़ॉल्ट पर मैंने जो सेटिंग सेव की हुई थी वही सेव रहेंगी। ओके, सो अगर अब हम आ जाए मैनुअल मॉड्यूल के अंदर तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आते हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पिक्चर को मैनुअली चेंज करूँ तो मैं स्लाइडर को मूव करता हूँ राइट साइड पे, और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये साइड पर जितने पिक्सेल्स हैं ये नहीं है इस वक्त मौजूद, जिसका मतलब है यहाँ पर डिटेल नहीं है मौजूद। और मैंने आपको क्रॉप टूल के अंदर एक चीज़ बताई थी जिसका नाम था कॉन्स्टेंट टू इमेज। मैंने बताया था कि मैं आपको आगे वाली क्लासेस में चल के बताऊंगा, ये वही क्लास आ चुकी है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्रॉप का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने वो साइड्स जितनी भी थी वो इसने क्रॉप करके हमें बेस्ट पॉसिबल इमेज दे दी कि जिसमें हमारी कम से कम डिटेल्स आया हो। और ये आपने खुद मैन्युअली किया बिकॉज अगर आपको प्रोफाइल में ऑप्शंस नहीं मिले तो। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, ये मुझे फिश आई इफेक्ट दे थोड़ा सा, ठीक है। मैं भी कंट्रोल Z कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसको डबल टैप करके वापस जिधर थी उधर लेकर आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे थोड़ा फिश आई इफेक्ट मिले, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव करूँगा और अब आप देखें मुझे ये एक फिश आई इफेक्ट दे रहा है। और इसी तरह अगर मैं ऑल्ट की पे प्रेस करूँ इफ़ यू हैव अ PC, और ऑप्शन की इफ़ यू हैव अ मैक, अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो ठीक रीसेट का ऑप्शन मुझे दे रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया और इसने ये रीसेट करके मुझे दे दिया। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे डी फ्रिंज का। डी फ्रिंज मैं अब समझाता हूँ। डी फ्रिंज इस एक्चुअली करता ही है कि आपकी कुछ ना कुछ तस्वीरें होती हैं, स्पेसिफिकली ये उन तस्वीरों में बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर आप कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सूरज और आपके कैमरा के बीच में आ रहा है, तब ये इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ ये और जगहों पर भी होता है। इसमें होता ही है कि जो लाइट है, लाइट आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पर है तो उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, और जो मेजर कलर्स होते हैं वो RGB होते हैं, यानी रेड, ब्लू एंड ग्रीन, जो कि हमारे कैमरा के साथ, हमारे जो स्क्रीन हैं उनके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। तो जब स्क्रीन के जब आपकी लेंस पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट थोड़ी सी बेंड होके आपके सेंसर तक जाती है। अब उस सेंसर पर पहुंचते हुए हो सकता है कि उनमें से कोई लाइट थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाए, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर फ्रिंजिंग आ जाती है। और वो फ्रिंजिंग मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूँ। तो अगर मैं इस वक्त यहाँ पर अपनी इमेजेस पर आ जाऊँ, ओके, सो अगर मैं इधर आ जाऊँ तो इधर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। ये पिक्चर मैंने रावलपिंडी के अंदर खींची थी, सदर में। और यहाँ पर ठीक अगर मैं इस कार के ऊपर फोकस करूं तो आप देख सकते हैं कि ये छत के ऊपर एक येलो टोन सी आ रही है। अब ये फ्रिंजिंग है और मैं इस फ्रिंजिंग को मिटा सकता हूं क्योंकि ये पिक्चर में एक अजीब सा गंदा सा लुक देती है। तो मैं ठीक यहाँ पर आऊँगा इस डी फ्रिंज वाले टैब के अंदर और यहाँ पे आई ड्रॉपर को पिक करूँगा। जैसे ही मैंने आई ड्रॉपर को पिक किया, अब मैं चूज़ कर सकता हूँ वो कलर जिसको मैंने डी फ्रिंज करना है। तो ठीक मैं यहाँ पर आया, ये उस येलो टोन पे, और मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो चुका है। अगर आपको इसका इफेक्ट देखना है तो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये पहले थोड़ा सा ज़्यादा था। अगर मैं अब चाह रहा हूँ यार नहीं थोड़ा और हो, तो मैं यहाँ थोड़ा डार्क येलोइश टोन पर आऊँगा और मैंने क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं कि ये कलर न्यूट्रल हो चुका है। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और आपको अभी फ़र्क नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दोबारा कलर आ गया। तो मैंने आपको समझाने के लिए किया और मैं दोबारा इसको क्लिक कर रहा हूँ और ये अब मेरे पास न्यूट्रल हो चुका है। और मैं दोबारा इसको आके आई ड्रॉपर को यहाँ पर रख दूँगा। एक और तरीका आपका ये है कि आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, इन स्लाइडर्स को। तो अगर मैं कंट्रोल Z पे प्रेस करूँ और मैं दोबारा उस एरिया को वापस ले आया और मैं अब अमाउंट पर आता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट इफ़ यू हैव PC, विंडोज़, और ऑप्शन की इफ़ यू हैव मैक। आपने इसको प्रेस किया और आप इसको आगे मूव करते जा रहे हैं। आपने कभी भी इसको फुल मूव नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये मैंने मूव किया और उसके बाद मैंने पर्पल के अंदर आके यहाँ पर मैं ऑल्ट या ऑप्शन की दबा के मूव कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ ब्लैक स्क्रीन ऊपर मिल रही है। और ये अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ तो भी मुझे वो ब्लैक स्क्रीन मिल रही है। अब ये जो वाइट एरिया है वो बता रहा है कि ठीक इस एरिया पर काम बहुत ज़्यादा होगा। ये वो एरिया जहाँ पर आपकी वाइट एरिया है। आप इसमें बॉर्डर्स भी देख सकते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो एक पर्पलिश सी टोन आ रही है और नीचे आप देखें तो ग्रीनिश सी टोन आ रही है। अगर मैं इस अमाउंट को कम करता जाऊँ तो आप देखेंगे कि अब वो कलर्स बराबर हो चुके हैं
और अगर अमाउंट मैं ज़्यादा करूँ तो आप मैं ऑल्ट की को प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गैप आया हुआ है और ये गैप सिर्फ अमाउंट की वजह से। आपको अमाउंट की को कम यूज़ करना है। मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप इन टैब्स को यूज़ ना करें, आप आई ड्रॉपर को यूज़ करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ड्रॉपर काम करेगा। अगर काम नहीं करता देन आप इनको आके यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आके ऑल्ट की पे प्रेस करके इसको रीसेट कर रहा हूँ। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है विनिएट का। अब विनिएट मैं अक्सर फ़ोटोज़ के अंदर यूज़ करता हूँ एंड इट वर्क्स परफेक्टली। तो विनिएट के लिए मैं आ जाता हूँ इस फ़ोटो के ऊपर और आप विनिएट में कर सकते हैं कि हो सकता है आपके लेंस ने विनिएट किया हो, लेंसेज ज़्यादातर विनिएट कर देते हैं, तो हो सकता है उसने थोड़ा सा ज़्यादा विनिएट कर दिया हो साइड्स पर। और विनिएट का मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉर्डर्स होते हैं उन पे या तो ब्लैक कर देना बहुत या वाइट कर देना। तो अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक कर रहा है, थोड़ा शेडो दे रहा है। और अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव करूँ तो थोड़ा वाइट सा इफेक्ट दे रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लेंस ने थोड़ा सा ज़्यादा विनिएट कर दिया इस तरफ, तो आप इधर आगे थोड़ा सा उसको मूव करके इस तरफ लेकर जा सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ी सी विनिएट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इसको यहाँ पर ले आया। अब मिड पॉइंट करता है, अगर मैं मिड पॉइंट को इस तरफ लेकर जाऊँ तो आप देख रहे हैं कि जो विनिएट यहाँ पर था वो फैल के अंदर की तरफ जा रहा है और अंदर वाला एरिया सिर्फ फोकस है, बाकी साइड्स पूरी पर एक शेडो सा आ रहा है। अगर मैं इसको बाहर की तरफ लेकर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि विनिएट बिल्कुल किनारों पर आ चुका है और मैं अभी इसको सेंटर पर कर रहा हूँ। सेंटर पर यूजुअली परफेक्ट होता है, लेकिन आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये रिमूव क्रोमैटिक एबरेशन मेरे पास ज़्यादातर काम नहीं करता। और अगर आप देख सकते हैं इस वक्त इस पिक्चर पर अभी भी वही वाली हमारी इशू मौजूद है, फ्रिंजिंग हो रही है। तो आप डी फ्रिंज पर आएंगे और डी फ्रिंज को यूज़ करेंगे। ये ज़्यादातर वक्त काम करता है और इट्स फार बेटर देन योर टिपिकल रिमूव क्रोमैटिक एबरेशन। ये टिक लगा दें, बट ये इतना काम नहीं करता। आपको आके उसको आई ड्रॉपर पर यूज़ करना है। और यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। आपने लेंस करेक्शन के बारे में, मुझे उम्मीद है, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, आपको कुछ नई टर्म्स भी पता चली होंगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले मुझे आज एक मैसेज आया एक अकाउंट की तरफ से और उन्होंने मुझे बोला कि वो वीडियोस देखते हैं एंड इट हैज़ हेल्प्ड हिम अ लॉट। बट उन्होंने मुझे अपनी एक वीडियो भेजी और ठीक ये वाला जो अकाउंट है इसको मैंने ओपन किया और इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने अपना पहला बी रोल बनाया है। और आप देख सकते हैं कि बंदे ने पहली बार अपना बी रोल बनाया और कितना अच्छा बनाया। सो आई थॉट कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज़ किसी को ना मोटिवेट करना, अगर वो एक पहली बार नई चीज़ कर रहा है और वो इतनी अच्छी कर रहा है तो वो आगे जाके और ज़्यादा इसको इम्प्रूव कर सकता है। तो ये था एक शाउट आउट सा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो A sub to this channel would be incredible। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, शायद ईद के बाद। कुछ देर हम भी ब्रेक ले लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पीस।